मैं डॉक्टर गीता राय फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन का भाग 3 लेके आई हूँ। इससे पहले हमने भाग 1 और भाग 2 में काफ़ी विवरण समझ लिए हैं। सामान्य अपरदन चक्र भाग 3, इसमें हमें समझना है नदी के कार्य और स्थलाकृतियाँ। नदी के कार्य जो हैं वह अपरदन के यंत्रों द्वारा होते हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अपरदन के यंत्र कंकड़, पत्थर, रेत, धूलिकण इत्यादि होते हैं। नदी परिवहन कार्य करती है। जल के साथ कण घुलकर, लटककर, लुढ़ककर और उछलकर चलते हैं। यह जो क्रिया नदी अपरदन की होती है वह भूवैज्ञानिक समय में बहुत लंबा समय लेती है। नदी के जो यांत्रिक कार्य होते हैं वह घोलीकरण, सन्निघर्षण, अपघर्षण और जल गति क्रिया होती है। घोलीकरण अर्थात नदी में, जल में कण घुल जाते हैं और घुलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं। सन्निघर्षण यानी कणों का आपस में टकराकर छोटे कणों में परिवर्तित होना और चूरा बनना। अपघर्षण नदी के जल में जो कंकड़, पत्थर, रेत इत्यादि होते हैं वह किनारों को घर्षित करते हैं और नदी घाटी को आकार प्रदान करते हैं। जल गति क्रिया जो है, जल के तीव्र बहाव से जब अपरदन की क्रिया होती है तो उसको जल गति क्रिया कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमको समझना है अपरदनात्मक स्थलाकृतियां। अपरदन की नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन में जो अपरदन की स्थलाकृतियां होती हैं उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, अपरदनात्मक स्थलाकृतियां और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। युवावस्था में जो अपरदन की क्रिया होती है उससे कई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। सबसे पहले वी आकार की घाटी। ढाल के आधार पर अनुवर्ती नदियों का आविर्भाव होता है, उत्पन्न होती हैं नदियां और ऊर्ध्व अपरदन द्वारा नदी घाटी को वी आकार प्रदान करती है, इसीलिए इसको वी आकार की घाटी कहा जाता है। युवावस्था में ऊर्ध्व अपरदन द्वारा नदी घाटी को आकार मिलता है। यही आकार जब बड़ा होता है तो उसको गॉर्ज और ज्यादा बड़ा होता है तो उसको कैनियन कहा जाता है, जबकि यह माना जाता है कि कैनियन के निर्माण में विवर्तनिक क्रियाएं भी सहायता प्रदान करती हैं। तीसरी स्थलाकृति है जलप्रपात। जलप्रपात की उत्पत्ति अंतर्जात बलों, संरचना में विविधता, जलवायु में परिवर्तन आदि के कारण होता है। जलप्रपात धीरे धीरे लुप्त होते जाते हैं, पीछे हटते हुए लुप्त होते जाते हैं। इसको हम भाग 4 में अच्छे से समझेंगे। चौथी भू आकृति है जल गर्तिका, पॉथहोल्स। नदी के जल में जो कंकड़, पत्थर, यंत्र इत्यादि होते हैं, कंकड़ पत्थर ही नदी के अपरदन के यंत्र हैं, यह हम समझ चुके हैं। भंवर में जब यह यंत्र कंकड़ पत्थर तीव्र गति से घूमते हैं तो नदी की तली में छिद्र करते हैं और धीरे धीरे यह छिद्र बहुत बड़ा होता जाता है। नर्मदा नदी की तली में, भेड़ा घाट में इस तरह की बहुत सारी जल गर्तिकाएं पाई जाती हैं। हम कई नदियों में जल गर्तिकाओं को देखते हैं। अगली स्थलाकृति है संरचनात्मक सोपान। सोपान यानी होता है सीढ़ियां। नदी जब ऐसे स्थल से बहती है जब कठोर और मुलायम चट्टानें, कठोर, मुलायम, कठोर, इस तरह चट्टानों की क्रमशः परतें पाई जाती हैं, तो कठोर चट्टान उतना अपरदित नहीं हो पाती और वह निकली हुई रहती है।
नदी अपने दोनों किनारों पर इस तरह से सीढ़ियां बनाती हैं, तो यह संरचना के कारण होता है। संरचना अर्थात यहाँ शैलों की कठोरता है। कठोर शैल निकली हुई रहती है, मुलायम शैल अपर्दित होती है, कठोर शैल निकली हुई रहती है। इस प्रकार नदी सोपान का निर्माण करती है। अगली स्थलाकृति है नदी वेदिकाएं। हम देख सकते हैं कि ये दोनों डायग्राम्स मिलते जुलते हैं, लेकिन इन दोनों की रचना प्रणाली बिल्कुल अलग होती है। नदी वेदिकाएं पुनर्युवन का प्रमाण है। जहां या संरचनात्मक सोपान में कठोर और मुलायम चट्टानों की परतें होती हैं, नदी वेदिकाओं में एक ही प्रकार की चट्टान होती है और नदी में वेदिकाएं दिखलाई पड़ती हैं। यह वेदिकाएं पुनर्युवन के कारण बनती है। यह प्राचीन वेदिका का हिस्सा है और यह वर्तमान नई नदी है। नदी ने जो नई घाटी बनाई है नए चक्र में, उसकी यह स्थिति बन रही है। अतः हमको स्पष्टतः समझना चाहिए कि संरचनात्मक सोपान और नदी वेदिकाएं मिलती जुलती स्थलाकृतियां हैं। इसलिए पुनर्युवन के प्रमाण के लिए हमें शैलों का अध्ययन करना पड़ता है कि कहीं संरचनात्मक सोपान को हम पुनर्युवन का प्रमाण न मान ले। अगली स्थलाकृति है नदी विसर्प। नदी के वेग में जब कमी हो जाती है प्रौढ़ावस्था के अंतिम समय में, तब नदी विसर्प लेकर, मोड़ लेकर बहती है। जब नदी मोड़ लेकर बहती है तब एक स्थिति ऐसी आती है कि इस तरफ जमाव की क्रिया होने लगती है। जब हम गर्मी के दिनों में कोई नदी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि नदी में एक धारा पतली सी दिखलाई पड़ रही है। इधर जमाव की क्रिया होती है और इधर अपर्दन की क्रिया होती है। जब नदी इतना मोड़ लेकर नहीं बह पाती तो नदी सीधी बहने लगती है और एक चापाकार झील यहाँ निर्मित हो जाती है, जिसको छाड़न झील अथवा ऑक्सबो लेक कहा जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। पुराने जो मोड़ रहते हैं, यहाँ जैसे ये स्थान है, यहाँ पहले नदी थी अब नहीं है, तो यहाँ भूमि उतनी सुदृढ़ नहीं है और यहाँ पानी की प्रचुर मात्रा धरातल के अंदर पाई जाती है। इन विस्तृत क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी भी पाई जाती है, इसलिए ये ऑक्सबो लेक बहुत महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। अब हम निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। निक्षेप यानी जब नदी की गति में कमी आने लगती है, तब नदी अपने साथ लाए गए पदार्थों का परिवहन सुचारू रूप से नहीं कर पाती, अर्थात यह प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था की स्थिति में निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां बनती हैं। सबसे पहली स्थलाकृति है जलोढ़ पंख। जब नदी पर्वतीय भागों से नीचे उतर के बहने लगती है तो अपने साथ लाए गए मलबे को, अवसाद को वह जमा कर देती है, जिससे जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु और जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है। दूसरी स्थलाकृति है प्राकृतिक तटबंध। हमने सुना है हुआंगहो नदी घाटी को चीन का शोक कहा जाता है। वास्तव में नदी जब ऐसे क्षेत्र से बहती है जहां लोएस मिट्टी है या भुरभुरी मिट्टी है, तो वह अपने किनारों पर ऊंचे बांध बना लेती है, अपने दोनों किनारों पर ऊंचे ऊंचे मेढ़ की आकृति बना लेती है। यही प्राकृतिक तटबंध है, नेचुरल लेवीज हैं। जब नदी में बाढ़ की स्थिति होती है तो कभी कभी नदी का जल इस बांध को तोड़कर गांवों की ओर, बसावट वाले क्षेत्रों की ओर बह जाता है। नदी अपने मार्ग को भी परिवर्तित कर लेती है। इसीलिए हुआंगहो घाटी में
जो इस तरह की घटनाएं होती हैं तो चीन का शोक उसको कहते हैं। तो ये नेचुरल लेवीज हैं। अगली स्थलाकृति है बाढ़ का मैदान और मोनोडोनॉक्स। बाढ़ का मैदान नदी जो अवसाद जमा करती है उससे उपजाऊ मिट्टी की परतें जमा हो जाती हैं। जैसे भारत में गंगा के मैदानी क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी है, उस तरह का बाढ़ का मैदान। बाढ़ के मैदान में यत्र तत्र रेजिस्टेंट रॉक्स, कठोर चट्टानी भाग मोनोडोनॉक्स के रूप में दिखलाई पड़ते हैं। अगली स्थलाकृति है डेल्टा। जब नदी समुद्र में मिलने वाली होती है, ढाल अत्यंत कम होता है, नदी का वेग बहुत मंद होता है, तब नदी परिवहन बिल्कुल नहीं कर पाती और जमाव की क्रिया होती है। इस जमाव के कारण नदी कई धाराओं में बंट जाती है और फिर उसके बाद ये यहाँ समुद्र में मिलती है। इस क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। गंगा का जो डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, वो विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप का ढाल पूर्व की ओर है। पूर्व की ओर ढाल होने से इस क्षेत्र में कई डेल्टा पाए जाते हैं, लेकिन सह्याद्री पर्वतीय क्षेत्र में ढाल बहुत तीव्र है, इसलिए यहाँ जमाव की क्रिया नहीं होती और पश्चिमी भारत में अरब सागर से लगे हुए समुद्री तटीय भाग पर डेल्टा बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। इसलिए डेल्टा का निर्माण जमाव की क्रिया द्वारा और वेग कम होने के कारण होता है। डेल्टा को आकृति के अनुसार चापाकार, पंजाकार, रुगड़ित, ज्वारनदमुखी और क्षीणाकार डेल्टा में विभाजित करते हैं। विस्तार के अनुसार प्रगतिशील डेल्टा और अवरोधित डेल्टा पाए जाते हैं। यह विवरण भूआकृतियों का है। सामान्य अपरदन चक्र में जो प्रक्रियाएं होती हैं और जो स्थलाकृतियां बनती हैं, यह उसका विवरण है। इससे आगे भाग 4 में हम नदी अपरदन चक्र में पुनर्युवन के बारे में समझेंगे। धन्यवाद।